आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। एक और खराब हफ्ता दलाल स्ट्रीट के लिए, जहां पे लगातार फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक ऐसा देखने को मिला है, जहां पे शार्प स्विंग्स की वजह से फ्रेजाइल सेंटिमेंट देखने को मिली और ऐसा लगा मानो वोलेटिलिटी एक आम बात हो। आगे बढ़ते हुए बेयर्स का पक्ष भारी होता नजर आ सकता है तब तक जब तक कच्चे तेल के दाम नीचे नहीं आते। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,115 0.16% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,564 0.04% नीचे, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,427 0.62% नीचे। हमारा कॉल ऑफ द वीक अभी भी बेयर्स के पक्ष में है, जहां पे किसी भी बढ़त पर बिकवाली करना ही उचित लग रहा है। हमें लगता है कि निफ्टी और बड़ी गिरावट की कगार पर है। मार्केट मूड खराब करने वाले 11 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट देखने को मिले। एक तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली, जहां पे उन्होंने मार्च महीने में अकेले 86,781 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेचे। FY26 का आउटफ्लोस तो 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $96 प्रति बैरल के करीब व्यापार करते नजर आए। तीसरा, ईरान कॉन्फ्लिक्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कई हफ्ते या कई महीने लग सकते हैं फिर से खुलने के लिए। चौथा, इन्फ्लेशन में भी पिकअप होता नजर आ रहा है, जहां पे RBI और फेड का काम और मुश्किल हो सकता है। पांचवा, इकोनॉमीज ठंडी पड़ती नजर आ सकती है। छठा, रुपी काफी कमजोर हो गया है US डॉलर की तुलना में, जो 93 का आंकड़ा पार कर गया। सातवां, कंसर्न्स है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है अनइंस्पायरिंग Q3 कॉर्पोरेट इंडिया परफॉर्मेंस के चलते। आठवां, वॉल स्ट्रीट पर भी गिरावट देखने को मिली, जहां पे 4 मंथ के लोस पर देखने को मिले हैं इंडाइसेस। नौवां, हॉकिश फेडरल रिजर्व। 10वां, उम्मीद है कि RBI रेट हाइक कर सकता है। और 11वां, कमजोर होता टेक्निकल लैंडस्केप देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। बॉटम लाइन, दलाल स्ट्रीट पर खून, पसीना और बिजली के अलावा कुछ भी नहीं है बुल्स कैंप को देने के लिए। अब दिन प्रतिदिन पिछले हफ्ते निफ्टी कैसा परफॉर्म किया इस पर ध्यान देते हैं। सोमवार से बुधवार की बात करें तो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी बढ़त देखने को मिली वैल्यू बाइंग और बार्गेन हंटिंग के चलते। किंतु गुरुवार के दिन जो भारी गिरावट देखने को मिली 3% से ऊपर की, उसका मुख्य कारण रहा WTI कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर जाना। और शुक्रवार को थोड़ी रिकवरी देखने को मिली शॉर्ट कवरिंग के चलते। इकोनॉमी की खबरों की बात करें तो भारत का ट्रेड डेफिसिट नैरो होता नजर आ रहा है, किंतु ईयर ओवर ईयर बात करें तो वाइडन होता नजर आया। WPI इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी 2.13% पर देखा गया, जो पिछले 11 महीनों का सर्वोच्च स्तर है। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.16% नीचे रहा नेगेटिव बायस के साथ लगातार चौथे हफ्ते। टेक्निकल फ्रंट की बात करें तो निफ्टी अपने 21 DMA के काफी नीचे है, जो है 24,415। 50 DMA के भी नीचे है, जो है 25,075 पर। 100 DMA के भी नीचे है, जो है 25,524 पर। और 200 DMA के भी काफी नीचे है, जो है 25,284 पर। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया था 5 जनवरी 2026 को 26,373.20 मार्क पर। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्म कर गया 0.62% नीचे, वो भी लगातार चौथे हफ्ते नेगेटिव रहा। बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया था 61,764.85 मार्क पर 3 फरवरी को। बैंक निफ्टी का 200 DMA है 57,467 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.95% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.80% ऊपर रहा। वही ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स ऊपर बढ़ता नजर आया 0.69% से, किंतु निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.11% नीचे गिरता नजर आया। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो 2.15% ऊपर, निफ्टी मेटल 1.06% ऊपर, निफ्टी IT 0.44% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 0.36% ऊपर, निफ्टी मीडिया 0.31% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी FMCG 1.91% नीचे, निफ्टी रियल्टी 1.89% नीचे, निफ्टी फार्मा 1.28% नीचे, निफ्टी एनर्जी 0.45% नीचे। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, HDFC बैंक 4.47% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे वह सेल ऑफ देखने को मिला स्टॉक प्राइस में कोविड-19 क्रैश के बाद, क्योंकि अतानु चक्रवर्ती ने रिजाइन किया अपने पार्ट टाइम चेयरमैन की पोस्ट से एथिकल कंसर्न्स के चलते। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.44% ऊपर बढ़ा, ONGC 0.49% ऊपर था, ऑयल 1.05% ऊपर था, क्योंकि WTI कच्चे तेल के दाम ऊपर बढ़ते नजर आए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 0.83% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने ABB के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें वे कोलैबोरेट करने वाले हैं AI, डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
आईटी स्टॉक सुर्खियों में थे, जहां पे एक्सेंचर ने स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया है, जहां पे रिकॉर्ड बुकिंग्स देखने को मिले हैं और अपबीट FY26 गाइडेंस भी दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.05% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे SBI म्यूचुअल फंड ने DRHP के लिए फाइल किया है सेबी के साथ IPO के लिए ₹20.37 करोड़ शेयर OFS। भारतीय एयरटेल 2.37% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 44.06 लाख यूजर्स ऐड किए हैं नए जनवरी में, जो रिलायंस जियो को आउट परफॉर्म करता नजर आया सब्सक्राइबर गेन्स के मामले में। वोडाफोन आइडिया 0.76% ऊपर बढ़ता नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने 4.11 लाख यूजर्स खोए हैं, जहां पे सब्सक्राइबर्स जाने का सिलसिला जारी है। मेटल स्टॉक्स में भी प्रेशर नजर आया, जहां पे हिंदुस्तान कॉपर 1.38% नीचे था, हिंदुस्तान जिंक 6.78% नीचे था, वेदांता 2.52% नीचे था, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में भारी गिरावट देखने को मिली। बेलराइज इंडस्ट्रीज लगभग 7% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने यूके बेस्ड चेस्टर हॉल को एक्वायर किया है, जिससे अब कंपनी की एंट्री सुनिश्चित होती है एरोस्पेस और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में। गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 2% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 20 एकड़ लैंड पार्सल एक्वायर किया है व्हाइटफील्ड ईस्ट बेंगलुरु में, जिसमें वे प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, जिसकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है अराउंड ₹1350 करोड़ की। इस मूव से कंपनी का प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा भारत के टेक्नोलॉजी हब में। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: इटर्नल 7.7% ऊपर, टाटा स्टील 7.23% ऊपर, M&M 4.61% ऊपर, JSW स्टील 4.49% ऊपर, टेक महिंद्रा 3.9% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 6.48% नीचे, HDFC बैंक 4.47% नीचे, सिप्ला 4.43% नीचे, हिंडाल्को 3.93% नीचे, HUL 3.58% नीचे। ज्ञान मंत्र यही कहता है कि बेयर्स का शिकंजा अभी भी मजबूत है दलाल स्ट्रीट पर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जो आर्टरी माना जाता है ग्लोबल क्रूड शिपमेंट्स की। सिलेक्टिव रहे, फ्रेश बैंक तभी कंसिडर करे जब जियोपॉलिटिकल क्लैरिटी आती है और पॉजिटिव कैटलिस्ट मार्केट्स में फिर लौट आते हैं। तब तक सावधानी बरतना बेहद जरूरी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.